अब शुरू करते हैं इस टॉपिक का CV2 वैस्पर थ्योरी पार्ट 2। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स की शेप को स्टडी करने वाले हैं जिनमें बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों होंगे। तो पहला हमने लिया है Ab2E टाइप का मॉलिक्यूल, जिसका एग्जाम्पल हम जानते हैं कि SO2 होता है, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड के स्ट्रक्चर को देखें तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है, जहाँ पर OSO जो एंगल है वो 119.5 डिग्री होता है और सल्फर पर एक लोन पेयर होता है। सल्फर यहाँ पर हमारा सेंट्रल एटम है। इस मॉलिक्यूल में 4 बॉन्डिंग पेयर्स होते हैं, जबकि एक लोन पेयर होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर जो हमने एंगल की बात की थी OSO, ये एंगल रिड्यूस्ड एंगल है, यानी कि ये इतना नहीं होता था, बट ये रिड्यूस होने के बाद इतना रह गया है। ये मॉलिक्यूल कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। लोन पेयर को हमने ऊपर रखा है और ये जो OSO है ये बैंड शेप है। तो अब हम समझ सकते हैं कि ये बैंड शेप क्यों है और ये एंगल रिड्यूस क्यों हुआ है, क्योंकि जो यहाँ पर लोन पेयर था उसके और बॉन्ड पेयर्स के बीच में जो रिपल्शन था, उस रिपल्शन की वजह से ये एंगल रिड्यूस हुआ है। तो अब हम कह सकते हैं कि जो शेप है SO2 की, ये बैंड शेप है और इसका कारण है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स के बीच का रिपल्शन। स्टूडेंट्स, सेकंड जो हमारा यहाँ पर एग्जाम्पल है वो है Ab3E टाइप का मॉलिक्यूल, जिसका एक अच्छा एग्जाम्पल है NH3। NH3 को हम कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पर HNH जो एंगल होता है वो होता है 107 डिग्री। अगर यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन पेयर्स की बात करें तो 3 बॉन्ड पेयर्स हैं और एक लोन पेयर है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इनको हम कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो, तो ये है लोन पेयर वर्सेस बॉन्ड पेयर का रिपल्शन। इसी प्रकार से इस हाइड्रोजन के साथ भी और इस हाइड्रोजन के साथ भी रिपल्शन होगा, जिसकी वजह से ये जो लोन पेयर था इसने बाकी तीनों बॉन्ड पेयर को थोड़ा थोड़ा पुश कर दिया है। और इसीलिए जो स्टैंडर्ड एंगल होता है टेट्राहेड्रल का, जो कि 109.5 डिग्री होता है, अमोनिया के केस में ये एंगल रिड्यूस होकर रह जाता है 107 डिग्री। और अमोनिया की जो शेप होती है वो होती है ट्राइगोनल पिरामिडल। और इस शेप का जो मेन कॉज है वो क्या है? लोन पेयर और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स के बीच में होने वाला रिपल्शन। क्लास, जो थर्ड एग्जांपल है हमारा वो है Ab2E2 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, जिसका एक अच्छा एग्जांपल है वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल को हम कुछ इस प्रकार से शो करते हैं। वाटर मॉलिक्यूल में 2 बॉन्ड पेयर्स होते हैं और 2 ही लोन पेयर्स होते हैं, जिनका अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ पर आप लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के इंटरेक्शन को देख सकते हैं। और जो वाटर मॉलिक्यूल की शेप होती है दैट इज बैंड शेप। यहाँ पर हम बैंड शेप का कारण बहुत इजीली समझ सकते हैं। जो लोन पेयर होते हैं वो अपने आप को मैक्सिमम डिस्टेंस पर रखते हैं, जिससे कि उनके बीच में रिपल्शन कम रहे, और वो फर्दर बॉन्ड पेयर्स को पुश करते हैं, जिसके कारण ऑक्सीजन के अराउंड जो हाइड्रोजन्स का अरेंजमेंट है वो लीनियर ना होकर बैंड शेप में हो जाता है। और वाटर मॉलिक्यूल में तीनों प्रकार के रिपल्शन देखने को मिलते हैं: लोन पेयर लोन पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। जब वाटर के अराउंड लोन पेयर और बॉन्ड पेयर इस तरह से अरेंज होते हैं कि ये तीनों प्रकार के रिपल्शन मिनिमाइज हो जाएं,
तब हमको वाटर की बेंड शेप मिलती है। द नेक्स्ट एग्जांपल इज AB4 ई टाइप मॉलिक्यूल, जिसका एक अच्छा एग्जांपल है SF4। यहाँ पर हमने SF4 के लिए पहला स्ट्रक्चर बनाया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो बॉन्ड पेयर्स हैं वो 4 हैं और लोन पेयर 1 है, और इनका अरेंजमेंट आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर रिपल्शन की। तो जो लोन पेयर होगा वो इस F के साथ, इस F के साथ और इस फ्लोरीन के साथ, यानी कि जो भी फ्लोरीन इक्वेटोरियल पोजीशंस पर है उनके साथ रिपल्शन दिखाएगा। क्योंकि लोन पेयर अगर एक्सियल पोजीशन पर है तो उसका एक्सियल पोजीशन के साथ जो रिपल्शन होता है वो लगभग नेग्लिजिबल होता है, इसलिए उसको हमने यहाँ पर शो नहीं किया है। तो स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं कि जो ये स्ट्रक्चर हमने बनाया है, यहाँ पर ऐसे रिपल्शंस जो मॉलिक्यूल की शेप को इफेक्ट करेंगे वो है 3 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस। ये है SF4 के लिए ही एक और स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर और नंबर ऑफ लोन पेयर तो चेंज होते नहीं हैं, तो इसीलिए इस स्ट्रक्चर में भी जो बॉन्ड पेयर है वो 4 है और जो लोन पेयर है वो 1 है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। द मेजर डिफरेंस इज कि इस बार हमने लोन पेयर को एक्सियल पोजीशन पर ना रखकर इक्वेटोरियल पोजीशन पर रखा है। चलिए अब देखते हैं कि ये लोन पेयर कौन कौन से मेजर रिपल्शंस शो करेगा। तो ये है पहला रिपल्शन जो कि लोन पेयर का एक्सियल फ्लोरीन के साथ है, और ये है दूसरे एक्सियल फ्लोरीन के साथ लोन पेयर का रिपल्शन। क्योंकि जो लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पर है वो बाकी इक्वेटोरियल पोजीशन के साथ बहुत ही कम रिपल्शन शो करता है, जो लगभग नेग्लिजिबल होता है, इसलिए हमने उन रिपल्शंस को यहाँ पे शो नहीं किया है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो लोन पेयर है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, और यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ मेजर रिपल्शंस हैं जिनकी वजह से मॉलिक्यूल की शेप इफेक्ट होती है वो है 2 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो स्टूडेंट्स, अब आप बहुत आराम से दोनों स्ट्रक्चर्स को कंपेयर कर सकते हैं। जो हमारा स्ट्रक्चर ए था वहाँ पर हमारे पास 3 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन थे। ऑन द अदर हैंड स्ट्रक्चर 2 में हमारे पास केवल 2 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस हैं। तो ये तो बहुत क्लियर है कि जो स्ट्रक्चर बी है वहाँ पर रिपल्शन कम है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर बी है वो ज़्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू स्ट्रक्चर ए। तो इसीलिए SF4 का जो सही स्ट्रक्चर है वो ए नहीं है, वो बी है। और जो शेप यहाँ पर हमें मिली है इसके बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रन, फोल्डेड स्क्वायर या फिर सीसॉ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है AB3E2 टाइप मॉलिक्यूल, जिसका एक अच्छा एग्जाम्पल है ClF3। तो स्टूडेंट, ClF3 का जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वहाँ पर 3 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, जिनको हमने यहाँ पर A, B और C के फॉर्म में दिखाया हुआ है। इन तीनों में आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं कि ए में हमने दोनों ही लोन पेयर को इक्वेटोरियल पोजीशन पर रखा है, जबकि बी में हमने एक लोन पेयर को इक्वेटोरियल पर, जबकि दूसरे लोन पेयर को एक्सियल पोजीशन पर रखा है, और केस सी में हमने दोनों ही लोन पेयर्स को एक्सियल पोजीशन पर रखा है। तो अब हम कंपेयर करेंगे कि ए, बी और सी में से कौन सा स्ट्रक्चर मिनिमम रिपल्शन के साथ होगा और ज़्यादा स्टेबल होगा। तो चलिए बात करते हैं रिपल्शंस की। बट स्टूडेंट्स, रिपल्शंस काउंट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ClF3 मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड पेयर्स होते हैं वो 3 होते हैं और जो लोन पेयर्स होते हैं वो 2 होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं रिपल्शंस की।
तो शुरुआत करते हैं स्ट्रक्चर ए से। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये जो एक लोन पेयर है, ये दोनों एक्सियल फ्लोरीन्स के साथ रिपल्शन शो करता है और इसी प्रकार से दूसरा लोन पेयर भी दोनों एक्सियल फ्लोरीन के साथ रिपल्शन शो करता है। तो इस प्रकार से जो स्ट्रक्चर ए है, यहाँ पर टोटल 4 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होते हैं। यहाँ पर और भी रिपल्शन हो सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर केवल उन मेजर रिपल्शंस की बात की है, जो मॉलिक्यूल की शेप को ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। चलिए बात करते हैं स्ट्रक्चर बी की। बी में जो सबसे मेजर रिपल्शन है, वो है लोन पेयर। तो इसीलिए अगर यहाँ पर लोन पेयर रिपल्शन है, जो कि केस ए में नहीं था, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि जो बी शेप होगी, वो ए के कंपैरिजन में कम स्टेबल होगी, क्योंकि यहाँ पर सबसे मेजर वाला रिपल्शन है, जो कि लोन पेयर होता है। अब बात करते हैं केस सी की। जो सी स्ट्रक्चर हमारे पास है, इसमें दोनों ही लोन पेयर्स मैक्सिमम डिस्टेंस पे हैं, यानी कि एक्सियल पोजीशन पे। तो उनके बीच में तो बी की तरह कोई भी रिपल्शन नहीं होगा और अगर होगा भी तो वो नेग्लिजिबल होगा। लेकिन ये जो लोन पेयर है, ये बाकी तीनों बॉन्ड पेयर के साथ रिपल्शन दिखाएगा और इसी प्रकार से जो दूसरा लोन पेयर है, वो भी बाकी बॉन्ड पेयर्स के साथ रिपल्शन शो करेगा। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ रिपल्शन हो जाएंगे 6, जो कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर होंगे। तो अब हमारे लिए कंपेयर करना बहुत ईजी है। स्ट्रक्चर बी को तो हमने पहले ही हटा दिया, क्योंकि वहाँ पर लोन पेयर रिपल्शन था। तो अब हमारा जो मेन कंपैरिजन है, वो है स्ट्रक्चर ए और स्ट्रक्चर सी का। तो स्ट्रक्चर ए में हमारे पास 4 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, जबकि स्ट्रक्चर सी में हमारे पास 6 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत क्लियर है कि जो स्ट्रक्चर ए है, उसमें रिपल्शन कम है और इसलिए ए ही हमारा परफेक्ट स्ट्रक्चर होगा। तो ClF3 का जो सही स्ट्रक्चर है, वो बी और सी नहीं है, वो ए है। तो अब हम ए के रिगार्डिंग बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास लोन पेयर है, उनकी पोजीशन है इक्वेटोरियल और इसमें सबसे कम रिपल्शन है और इसीलिए स्ट्रक्चर ए ही सबसे ज़्यादा स्टेबल है।